पैरा नीट यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज का ये इन डेप्थ एनालिसिस बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल, और आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब नीट का सबसे कॉन्सेप्चुअल और कह सकते हैं सबसे हाई स्कोरिंग यूनिट। हाँ, स्टूडेंट्स के बीच ये बात बहुत मशहूर है कि अगर ये यूनिट 4 क्लियर है ना, तो बायोलॉजी में सिलेक्शन पक्का है। एकदम पक्का। ये यूनिट थोड़ा ट्रिकी जरूर लगता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनिज्मिक लेवल के बीच का कनेक्शन समझ आ जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है। सही कहा। तो चलिए इस यूनिट को डिकोड करते हैं। इमेजिन कीजिए सुबह सुबह बहुत जोरों की भूख लगी हो, लेकिन किचन में जाने के बजाय या कोई खाना ऑर्डर करने के बजाय बस घर से बाहर निकलना हो। अच्छा। हाँ, मतलब धूप में दोनों हाथ फैलाकर कुछ देर खड़े रहना हो, एक गहरी सांस लेनी हो और बस पेट भर जाए, शरीर को दिन भर की सारी एनर्जी मिल जाए। ये विचार सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। कोई खेती नहीं, कोई रसोई नहीं, सीधे सूरज की रोशनी को अपने शरीर के भीतर भोजन में बदल लेना। और इंसानों के लिए ये भले ही एक जादुई कल्पना हो, लेकिन हमारी पृथ्वी पर हर एक हरी पत्ती हर दिन यही जादू कर रही है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे पौधे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करें तो फोटोसिंथेसिस असल में एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, जहां पौधे लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सूरज की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद CO2 को मिलाकर अपना खाना खुद बनाते हैं। बिल्कुल, और पूरी दुनिया में जीवन का यही आधार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान को यह बात रातों रात पता नहीं चली थी। हाँ, इतिहास के पन्ने पलटे तो 1770 में जोसेफ प्रीस्ले का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट सामने आता है। उन्होंने कांच के जार के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती और एक चूहे को रखा था। और जाहिर है मोमबत्ती बुझ गई और चूहे का दम घुटने लगा। पर जैसे ही उन्होंने उसी जार के अंदर पुदीने का यानी मिंट का एक पौधा रखा, तो मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। पुदीने ने हवा को फिर से सांस लेने लायक बना दिया था, जिसे आज हम ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन जूलियस वॉन सैक्स ने बताया कि पौधे सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि ग्लूकोज भी बनाते हैं, जो स्टार्च के रूप में जमा होता है। लेकिन मुझे कॉर्नेलियस वैन नील की स्टडी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। वो पौधों पर नहीं बल्कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, है ना? हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वैन नील ने देखा कि ये बैक्टीरिया CO2 तो लेते हैं, लेकिन पानी यानी H2O की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ऑक्सीजन के बजाय सल्फर बाहर निकालते हैं। एकदम सही। और इसी से उन्होंने ये साबित किया कि पौधों में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो CO2 के टूटने से नहीं बल्कि पानी के टूटने से आती है। अरे वाह, मतलब पानी से हाइड्रोजन को निचोड़ लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर फेंक दिया जाता है। और बाद में मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिव C14 का इस्तेमाल करके इस पूरे रास्ते का मैप तैयार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। जी हाँ। तो अब सवाल यह है कि पौधों के अंदर ये खाना बनाने की फैक्ट्री आखिर कहाँ स्थित होती है? क्लोरोप्लास्ट में। सही कहा ना? बिल्कुल। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही गजब का है। इसमें काम का बहुत स्पष्ट बंटवारा होता है। इसके अंदर कुछ सिक्के जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये थाइलाकॉइड्स जब एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो उन्हें ग्रैना कहा जाता है, जो बिल्कुल सोलर पैनल की तरह धूप पकड़ते हैं। हाँ, और इसके आसपास जो तरल जगह या फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में ही असली चीनी या ग्लूकोज बनाने का काम होता है। तो ये जो सोलर पैनल वाला काम है, इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, है ना? हाँ यार, इसे फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। इसमें लाइट अब्जॉर्प्शन, पानी का टूटना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना और ATP और NADPH का बनना शामिल है। और इसमें 2 मुख्य सिस्टम काम करते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। बिल्कुल। PS1 700 नैनोमीटर की लाइट पकड़ता है और PS2 680 नैनोमीटर की। जैसे PS2 पर लाल रोशनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर उछलते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन के उछलने और आगे बढ़ने को Z स्कीम कहा जाता है ना? लेकिन एक सेकेंड, अगर PS2 लगातार अपने इलेक्ट्रॉन आगे भेज रहा है तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाते? यहीं पर प्रकृति का जादू दिखता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पानी का टूटना यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। PS2 पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। और इसी टूटने से प्रोटॉन और ऑक्सीजन भी बनते हैं। एकदम सही।
और जो ऑक्सीजन आज सभी जीव सांस में लेते हैं वो पौधों की इसी पानी तोड़ने की प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट है। ये तथ्य सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। अब एटीपी कैसे बनता है, इसके लिए कीमियो ऑस्मोसिस को समझना होगा। इसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तरह इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, जैसे डैम में पानी का दबाव होता है वैसे ही थाइलाकॉइड झिल्ली के अंदर प्रोटॉन का एक भारी जमाव हो जाता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। और जब ये प्रोटॉन एटीपी सिंथेज नाम के एंजाइम के चैनल से तेजी से बाहर भागते हैं तो टरबाइन की तरह ऊर्जा पैदा होती है जिससे एटीपी बनता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। अब हमारे पास लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPH आ गए हैं। अब शुरू होता है दूसरा चरण, जिसे डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल कहते हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ये कतई नहीं है कि ये रात के अंधेरे में होता है। बिल्कुल नहीं, ये बस सीधे रोशनी पर निर्भर नहीं है, पर लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स पर निर्भर है। ये स्ट्रोमा में होता है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। सबसे पहले हवा से CO2 को पकड़ा जाता है और एक 5 कार्बन वाली शुगर, जिसे RUBP कहते हैं, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। और इस काम को करता है धरती का सबसे प्रचुर एंजाइम रुबिस्को। लेकिन इस एंजाइम में एक बहुत बड़ी खामी है। खामी? कैसी खामी? C3 पौधों में कभी-कभी ये CO2 की जगह ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। इस नुकसानदायक प्रक्रिया को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, तो इसमें ना तो खाना बनता है और ना ही एटीपी मिलती है। उल्टे, जो एटीपी पहले से बनी हुई है वो भी फालतू में खर्च हो जाती है। ये एक भयंकर वेस्ट है। तो क्या इवोल्यूशन ने पौधों को इस नुकसान से बचने का कोई रास्ता नहीं दिया? दिया है ना। इसका शानदार उपाय है C4 पौधे, जैसे मक्का और ज्वार। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पौधों की एनाटॉमी अलग होती है, जिसे क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। क्रैन्स एनाटॉमी, इसमें क्या खास होता है? इनके अंदर विशेष बंडलशीत कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं CO2 को इतनी ज्यादा मात्रा में कॉन्सेंट्रेट कर देती हैं कि रुबिस्को हमेशा CO2 के साथ ही काम करता है, ऑक्सीजन को पास फटकने भी नहीं देता। मतलब रुबिस्को को एक VIP कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से C4 पौधों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और हाँ, कैम्प प्लांट्स भी तो होते हैं ना, जो रात में CO2 लेते हैं। बिल्कुल, कैशुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये रेगिस्तानी पौधों का तरीका है पानी बचाने का। बेहतरीन। तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा होता है, लेकिन इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। वो क्या? अगर अगर नीट 2026 की प्रिपरेशन चल रही है तो पैरा नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कंसेप्चुअल सेशंस आपको यहाँ मिलते रहेंगे। एकदम सही। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर, यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों ने अपना भोजन तो बना लिया, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वे उस भोजन से एनर्जी कैसे निकालते हैं? जाहिर है, इंसानों के पास तो फेफड़े होते हैं, लेकिन पौधों के पास ऐसा कोई विशेष अंग नहीं है। तनों और पत्तियों में स्टोमेटा और लेंटिसेल से गैसों का एक्सचेंज होता है। हाँ, लेकिन असली रेस्पिरेशन कोशिकाओं के अंदर मॉलिक्यूलर स्तर पर होता है। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका मतलब है भोजन जैसे ग्लूकोज के कार्बन-कार्बन बॉन्ड को तोड़कर एटीपी निकालना। तो ये टूटना एक ही झटके में क्यों नहीं होता? मतलब अगर ग्लूकोज एक साथ जला तो वो आग की तरह सिर्फ गर्मी पैदा करेगा और सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। इसीलिए कोशिकाएं बहुत ही चालाकी से इसे छोटे-छोटे एंजाइम कंट्रोल्ड स्टेप्स में तोड़ती हैं। ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में शुरू होती है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जहां 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटकर 3 कार्बन वाले पायरोविक एसिड में बदलता है। और मजे की बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। सही पॉइंट पकड़ा। लेकिन इसके बाद पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, जहां क्रैम्प साइकिल चलती है। और यहां से भारी मात्रा में एनर्जी निकालने की तैयारी होती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS की बारी आती है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और यहीं पर ऑक्सीजन का असली काम शुरू होता है ना? बिल्कुल। ऑक्सीजन पूरी प्रक्रिया के अंत में इंतजार करती है और इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को ग्रहण करके पानी बना देती है। ऑक्सीजन के बिना ये पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। और इसी खिंचाव से प्रोटॉन पंप होते हैं और ATP सिंथेस से भारी मात्रा में ATP पैदा होता है। इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एकदम सही है। रेस्पिरेशन में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी कोशेंट यानी RQ। ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम का रेशो है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये रेशियो 1 होता है और फैट्स या प्रोटीन्स के लिए ये हमेशा 1 से कम होता है, राइट? बिल्कुल।
नीट के लिए ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो अब तक हमने देखा कि पौधे ने खाना बनाया और फिर उसे तोड़कर एटीपी बना ली, लेकिन इतनी सारी जटिल रासायनिक मेहनत का अंतिम लक्ष्य क्या है? इस सब का अंतिम लक्ष्य है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये सारी ऊर्जा नई कोशिकाओं के निर्माण में काम आती है। और ग्रोथ को समझने के लिए बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे ग्रोथ के 3 फेज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। हाँ, और अगर हम ग्रोथ कर्व की बात करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ये एक सिग्मॉइड कर्व होता है जो एस शेप का दिखता है। और स्रोतों में ग्रोथ को मापने के 2 तरीके बताए गए हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि 2 पत्तियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी, अगर दोनों का आकार 5 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ता है तो एब्सोल्यूट ग्रोथ बराबर है। लेकिन छोटी पत्ती का शुरुआती आकार कम होने के कारण उसकी प्रतिशत या रिलेटिव ग्रोथ बहुत अधिक होगी। ये आंकड़ा वृद्धि को समझने का एक बहुत ही अलग नजरिया देता है। बिल्कुल, और इस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए पौधों में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स होते हैं। जैसे ऑक्सिन, जो एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार है। मतलब जब तक तने का ऊपरी हिस्सा बढ़ता है, साइड की शाखाएं नहीं बढ़ती। हाँ, और जिब्रेलिन, जो गन्ने जैसे पौधों में इंटरनोड की लंबाई बढ़ाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में काम आता है। और इथाइलिन तो फलों को पकाने वाला हार्मोन है ना? सही कहा। ये इकलौता गैशियस हार्मोन है। और अंत में एब्सिसिक एसिड, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो पौधों को सूखे जैसी मुश्किल परिस्थितियों से बचाता है। इसके अलावा फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पौधों का दिन की लंबाई के हिसाब से फूल देना और कम तापमान या कोल्ड ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग प्रमोट करना। बिल्कुल, ये पार्ट पैरा नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स और लाइट रिएक्शन से हर साल सवाल आते ही आते हैं। हाँ, और अगर मेमोरी ट्रिक्स की बात करें तो कैल्विन साइकिल के लिए कार रे यानी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन याद रखना काफी हैंडी है। क्रेब्स साइकिल और हार्मोन्स के लिए भी इसी तरह निमोनिक्स बनाकर याद करना चाहिए। तो एकदम सही, स्टूडेंट्स को सारे डायग्राम्स और C3 और C4 का डिफरेंस अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। और हाँ, एक बोनस टिप, हमने इस टॉपिक के लिए 5 बेहतरीन नीट MCQs और 3 असर्शन रीजनिंग के सवाल भी प्रिपेयर किए हैं, जो आपको अपनी प्रैक्टिस में शामिल करने चाहिए। बहुत बढ़िया, ये 100% श्योर टॉपिक्स का रिवीजन हो गया। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि अगली बार जब भी किसी हरी पत्ती या पेड़ को देखा जाएगा तो उसके अंदर शांति से चल रही इन विशाल रासायनिक फैक्ट्रियों, सोलर पैनलों और घूमते हुए टरबाइनों की याद जरूर आएगी। बिल्कुल आएगी। यह सोचना अद्भुत है कि बिना किसी दिमाग या फेफड़ों के भी पौधे कितने स्मार्ट हैं। और अंत में एक प्रोवोकेटिव थॉट, मतलब सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। आज दुनिया बढ़ते CO2 और खाद्य संकट से जूझ रही है, तो क्या भविष्य में विज्ञान पौधों के रुबिस्को एंजाइम और कैल्विन साइकिल से प्रेरणा लेकर कोई ऐसी कृत्रिम बायोनिक पत्ती बना सकता है जो सीधे हवा से CO2 खींचे और उसे असीमित साफ ऊर्जा या भोजन में बदल दे? क्या पौधे ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी समस्याओं का तकनीकी ब्लूप्रिंट छुपाए बैठे हैं? ये सच में एक सोचने वाली बात है। तो स्टूडेंट्स, ये था यूनिट 4 बायोलॉजी का कंप्लीट वन शॉट प्लांट फिजियोलॉजी। कीप लर्निंग विद पैरानीट। इंसान और